आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार आज स्केप्टिकल मोड में आपको दिखाई पड़ेंगे। आज शुरुआत तो और ज्यादा कमजोरी से थी और ज्यादा खराब ब्रॉडर मार्केट्स के इंडिसेस के साथ थी, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी संभली, लेकिन अभी भी सीवियरली डैमेज मार्केट आपको दिखाई पड़ेगा। 250 अंकों के आसपास का ड्रॉप है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 1.5% नीचे कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सहारा है, करीब 0.5% के आसपास ही गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1.5% नीचे, 1.25% नीचे कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा सुधरा जरूर है। एडवांसेस करीब करीब 500 हो चुके हैं, डिक्लाइन 1900 है। थोड़ी देर पहले ही एडवांस डिक्लाइन का नंबर था 200 वर्सेस 2200, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 11 शेयर मंदी में थे। अभी आंकड़ा सुधर के ऐसा हुआ है कि हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब आपको 5 शेयर या 10 शेयर मंदी में दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी वीकनेस प्रिवेल कर रही है। पीएसयू बैंक ने कमान संभाली, आज 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। ऑटो इंडेक्स फ्लैट है। रियल्टी और बैंक्स में आज प्रेशर है। तो जिस तरह का टर्मोइल ओवरनाइट हो रहा है या फिर न्यूज फ्लोज ओवरनाइट आ रहे हैं, उसके बीच बाजारों में बिकवाली थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। कल के सत्र में एफआईएस की हेवी बाइंग थी। 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग कल एफआईएस ने की थी। लेट्स सी ये कैसा नंबर गोइंग फॉरवर्ड रहता है। आज हम बातचीत करेंगे आस्था मैम से, जो कि हमारे साथ मौजूद है पुणे से बातचीत करने के लिए, और आस्था मैम से हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आप पुणे में है और पुणे वेस्टर्न कमांड का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। सो किस तरह की हलचल आर्मी फ्रंट पे, पहले भी मैंने आपसे एक बार पूछा था और आज दोबारा पूछ रहा हूँ। और दूसरा, कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? कितना सीवियरली इंपैक्टेड मार्केट्स रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? गुड आफ्टरनून सुमित। जी बिल्कुल, देखा जाए तो आप पुणे बिल्कुल सदर्न कमांड की पूरी जो देखा जाए मेन हब इधर ही है। बट अभी यहाँ पे इतना कुछ बहुत बड़ी हलचल हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। बट डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे एक मूवमेंट हो ही रहा होगा। बट अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे कुछ कजन्स जो जैसलमेर में रहते हैं, मैंने उनसे भी अभी बात की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी ड्रोन्स वगैरह गए थे जैसलमेर में कल रात में, बिल्कुल हमारी इंडियन आर्मी ने उनको सबको हवा में ही बिल्कुल खत्म किया है, और ये एकदम सही बात है। तो बिल्कुल ये मेरे को मेरे कजन्स ने ही बताया। तो मैं भी थोड़ा वरिड थी क्योंकि रिलेटिव्स थे जैसलमेर में। बट अभी सब कुछ ठीक है, तो हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी एंड जय हिंद। मैम ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक इंडियन आर्मी है तब तक हमें वैसे ही कुछ नहीं होना। सो भरोसा रखिए अपने देश की सेना पर। किसी भी तरह की कोई भी खबरें, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिस इन्फॉर्मेशन जैसी हो, उससे बचिए, क्योंकि इस समय हमारे लिए ज्यादा सतर्क है कि हमें कम जानकारी मिले वो सही है, लेकिन गलत जानकारी ना मिले हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है पहले उसको वेरीफाई करें, उनके सोर्सेज को वेरीफाई करें और उसके बाद फैसला लें, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी गलत इंफॉर्मेशन एक ऐसी पैनिक स्टेट मचा देगा जो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। वो शायद इस वॉर से ज्यादा नुकसान कर सकती है। और भरोसा रखिए इंडियन आर्मी पर, जब तक वो है हमें कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मतलब वो जो आप जितना कर सकते हैं उनके लिए यहाँ रहकर वो करिए, वो सबसे बड़ी चीज है। जितना आप बिहाइंड द डोर उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं, बाकी वो गार्ड तो कर ही रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये हैट्स ऑफ तो हमेशा रहेगा ही, और हाईएस्ट रिगार्ड तो हमेशा रहेगा ही। चले मैम, वापस लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर भी। बाजार कैसे रीड कर रहे हो आप? क्योंकि बाजारों ने आज रिएक्शन दिया है, लेकिन वो कोई इतना सीवियर रिएक्शन नहीं है। ठीक है, 2% 1.5% अगर बाजार टूट भी रहा है तो इतना तो ट्रम्प साहब के बयानों पे ही बाजार हिल जाता है। सो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जब आप पीक वॉर जैसी सिचुएशन में खड़े हो तब इंडेक्स सिर्फ 1.5% नीचे है। सो कैसे रीड कर रहे हो मार्केट की स्ट्रेंथ को? देखिए, मार्केट बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं सधा हुआ मार्केट अभी है। बहुत ही जिसे हम बोलते हैं लिमिटेड वे में मार्केट्स अपने मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। कुछ बहुत एक्सट्रीम रिएक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो वो अपने आप में दर्शाता है एक तरह की स्ट्रेंथ जो हमारे इंडियन मार्केट्स में है। अब अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, तो इंट्राडे में 23,900 से लेके 24,200 के बीच में आज के दिन मेरे को लगता है कि बस एक ये रेंज हो गई है, 23,900 24,200 300 पॉइंट की, जिसके बीच में हमारा यहाँ पे निफ्टी हमें मूव करता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी हो सकती है कि गिरावट देखने को मिले, लेकिन कोई भी मूव 23,900 के नीचे अगर निफ्टी आधा घंटे तक टिक जाती है तो वो एक मूव थोड़ा सा डाउन साइड निफ्टी को ले जा सकता है। अदरवाइज एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन हमें आने वाले 2-2.5 घंटे में देखने को मिल सकता है। और मैम निफ्टी बैंक? जी बिल्कुल।
अगर अब मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक में भी जिस तरह के यहाँ पे मूव आ रहे हैं, यहाँ पे भी वही चीज है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आज इंट्राडे में हमने देखा था। रेंज बाउंड मोमेंटम इधर भी है, 53,500 से लेके 53,900 के बीच में मूव करता हुआ ये भी नजर आ रहा है। और मेरे हिसाब से अभी इसमें भी रेंज बाउंड ही हमें आज कारोबार होता हुआ नजर आएगा, लेकिन दोनों इंडाइसेस थोड़ी सी जो एक झुकाव है और एक बायसनेस है वो डाउन साइड की दिखा रहे हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि अगर 53,500 के नीचे निफ्टी बैंक ने सस्टेन किया तो थोड़ी गिरावट हमें गहराती भी नजर आएगी, जिसमें नेक्स्ट लेवल हम यहाँ पे 53,200 तक के देख सकते हैं। 53,200 तक के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी बैंक के अंदर आ सकते हैं। बाइस थोड़ा सा नेगेटिव है मैम, वैसे भी ओवरनाइट पोजीशंस कैसी रहे पता नहीं है, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे आगे क्या सिचुएशंस बने, सो इसीलिए बाजार राइट। थोड़ा स्केप्टिकल इसलिए भी है कि करना क्या है। लेकिन एफआईएस फिर भी खरीदारी कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, 11,000 करोड़ रुपए की खरीदारी इस सिचुएशन में अगर एफआईएस कर रहे हैं तो कुछ तो वो भी राइट। जानते होंगे, वरना इतना बड़ा नंबर इंडिया में नहीं डालते। आगे बढ़ते हैं और जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी लेकर आइए, क्या स्थितियां आज देखने को मिल रही हैं बाजार में। आज एलएनटी और टाइटन का जलवा है, दोनों का नंबर्स और ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड का इम्पैक्ट, और टाटा मोटर्स बीईएल यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक, अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा बैकफुट पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप साइड पर आज जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें यस बैंक, न्यूज फ्लोज के बीच में भारत डायनामिक्स, यूनियन बैंक नंबर्स के बीच में भारत फोर्ज ये आज चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप पे गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो अपोलो टायर्स, एनएचपीसी, एमएनएम फाइनेंशियल, आरवीएनएल यहां पर थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर कुछ और कंपनी की बात करें जहां पर स्मॉल कैप में खरीदारी, उसमें जेन टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न, आईआईएफएल या रेडिंगटन थोड़ी खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। और बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज प्रेशर है एमसीएक्स में, सोनाटा सॉफ्टवेयर में, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में और साथ साथ जेवीएम ऑटो में। तो आशा मैम दो नाम, एक तो है भारत फोर्ज, इसको तो आप बखूबी जानती होंगी, आपके क्षेत्र की कंपनी है, कल्याणी नगर पूरा नाम ही के नाम पे बाबा कल्याणी साहब हैं वहां पे मौजूद। सो भारत फोर्ज क्योंकि वो डिफेंस स्पेस में भी और नंबर्स भी दोनों चीजें हैं इनके लिए कि प्राइवेटली डिफेंस का भी काम करती है, और आज प्राइवेट डिफेंस कंपनी में खरीदारी है, जेन टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न, एल&टी इवन। लेकिन एक भारत फोर्ज और दूसरा टाटा मोटर्स लगातार दूसरा दिन बाएंगे यहाँ पर भी, क्या करें इन दोनों में? देखिए, टाटा मोटर्स सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स पे। मुझे लगता है कि जिस तरह का मूव आज हमें देखने को मिला, अब जो नेक्स्ट लेवल ये दिखाता हुआ नजर आएगा वो आराम से 720 से लेके 730 तक के रहेंगे। ये शॉर्ट टर्म के मैं कुछ लेवल दे रही हूँ। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 750 से 765 तक मीडियम टर्म में जाने की उम्मीद इस काउंटर में है। मोटा मोटी कहा जा सकता है कि ये काउंटर तेजी में है और इसमें अब नेक्स्ट लेवल 750 के लिए यहाँ पे खरीदारी भी की जा सकती है। तो टाटा मोटर्स अच्छा लगता है, कोई भी गिरावट आए तो खरीदारी करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस रखा जा सकता है पोजीशन में वो 660 का रहेगा, और इसमें गिरावट यानी कि 690 के आसपास खरीदारी की जा सकती है 750 के लक्ष्य के लिए। जहाँ पे आपने दूसरा काउंटर की बात की जो कि भारत डायनामिक्स है, भारत फोर्ज अ, मैम, भारत भारत फोर्ज, फोर्ज। माफ कीजिए। जी जी जी। हाँ, भारत फोर्ज की आपने यहाँ पे बात की तो भारत फोर्ज भी काफी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। और अब इसमें जो 1167 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, 1200 तक जाने की बिल्कुल यहाँ पे क्षमता है। 1200 से 1230 तक के भी लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आएगा। दोनों काउंटर स्ट्रॉन्ग लगते हैं। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करने की सलाह है। करंट लेवल्स पे थोड़ा सा डिप का वेट करो। करंट लेवल में थोड़ा डिप का वेट करिए, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन दोनों कंपनियां ये बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे आस्था मैम से सवालों को लेकर भी आपके। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये माध्यम आपकी स्क्रीन पर है, 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप money9query@tv9.com पर अपना मेल भी कर सकते हैं, और ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए में आप कमेंट्स के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो डॉक्टर उमेश चौधरी साहब का है। ये मार्क्संस फार्मा और एक्साइड इन दोनों पे सवाल पूछ रहे हैं। तो आशा मैम, मार्क्संस कंपनी के नंबर वाइज तो ठीक कंपनी है, और दूसरा एक्साइड, इन दोनों में क्या किया जाए? मार्क्सन फार्मा एक अच्छा खासा रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि ये दिखाता है कि मोस्टली जो अब जो मूव आएगा या ब्रेकआउट आएगा वो अपसाइड की तरफ आना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है मार्क्सन फार्मा को। 224 के आसपास चल रहा है।
नेक्स्ट टारगेट जो इसमें हमको देखने को मिलेगा वो 245 का रहेगा, तो होल्ड कर लीजिए 245 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे ठीक लगता है वो 210 का रहेगा। तो 210 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं मार्क्सन्स के केस में। और मैम दूसरा एक्साइड वहां। जी बिल्कुल, एक्साइड इंडस्ट्रीज की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर थोड़ा सा वीक लग रहा है, ये इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा। इसमें तेजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है 368 का लेवल ब्रेक होना। 368 का लेवल ब्रेक होगा तो 385 तक के लेवल्स हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेंगे। सो एक्साइड की बात करें तो एक्साइड इतना स्ट्रांग नहीं लगता है, बट मार्क्सन फार्मा डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रांग। तो मार्क्सन्स फार्मा थोड़ा बेटर है एक्साइड के कंपैरिजन में, अगर आप जाना चाह रहे हो तो उसको एक बार को पहले प्रेफरेंस दे सकते हो। सुरेश पुरी साहब का सवाल है, जय हिंद सर, जय हिंद पुरी साहब। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, इन दोनों में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं आस्था मैम, कहां पर खरीदारी करनी चाहिए? जी वेदांता की बात करें तो खरीदारी के लिए अभी रुक जाएं, क्योंकि ये काउंटर नीचे में मौके देगा खरीदारी करने के। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया लेवल जो इसमें खरीदारी का बनता है वो 380 का बनता है, तो वहां पे खरीदारी करें। अभी वेट कर लें, खरीदारी करने से पहले 380 पे आता है तो फिर खरीदारी के मौके ढूंढें। स्टॉप लॉस फिर इसमें जो मेंटेन करेंगे वो तकरीबन 360 का रहेगा, और फिर जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 400 के अबव रहेंगे। तो खरीदारी तो करनी है वेदांता में, लेकिन गिरावट पे जो कि 380 के आसपास एक्सपेक्टेड है। दूसरा कौन सा काउंटर था सुमित जी? मैम हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंक। जिंक मैम। जी बिल्कुल। जी, हिंदुस्तान जिंक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये काउंटर भी अभी वीक लग रहा है। खरीदारी के लिए इसमें भी थोड़ा सा रुक जाए। 388, 407 चल रहा है, 388 390 के जोन में खरीदारी के मौके ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो खरीदारी करने की तो सलाह है, लेकिन अभी नहीं, 388 के स्तर पे। और फिर उसमें टारगेट्स बनाएंगे 425 तक के। तो दोनों काउंटर्स अच्छे हैं, लेकिन खरीदारी के लिए अभी इसमें ना एंटर करें, और मेरे हिसाब से जो मैंने डिप पे लेवल्स दिए हैं उनमें खरीदारी करें। तो आप अभी खरीदारी ना करें, शेयर अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, यहां नहीं, थोड़ा नीचे मिल जाए वहां आप खरीदारी करिएगा। इसके अलावा कृष्णा साहब का सवाल आया है, इनके पास एचएल है 4300 रुपए के दाम पर, 5 साल के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्या करना चाहिए इसमें? जी एचएएल तो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग लग रहा है, मुझे लगता है 4700 तक के लेवल्स यहाँ पे इंटैक्ट हैं। तो एचएएल यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है तो हर गिरावट पे खरीदारी के मौके इस काउंटर में तलाशने चाहिए। अभी इमीडिएट टारगेट तो 670 का लगता है, जो कि मोटा मोटी 4700 के आसपास की ही है। और स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन किया जाएगा वो तकरीबन रहेगा 4340 का। तो एक स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, उसको फॉलो करके उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। एक ऋषभ राठौर साहब का भी सवाल आया है सेंको गोल्ड के ऊपर, ये इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं मैम, क्या खरीदारी करनी चाहिए? सेनको गोल्ड की बात करें तो देखिए खरीदारी करने के लिए आज तो मैं ये बोलूंगी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कोई भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि मार्केट्स भी सदैव रहे हैं, और आगे का जो भी मूव होगा उस हिसाब से मार्केट्स भी हमें यहाँ पे मूव करते हुए नजर आएंगे। तो उसी तर्ज पे सेनको गोल्ड में भी अभी 350 या 345 के ऊपर खरीदारी के मौके ढूंढे, अभी रुक जाए। तो 345 के आसपास मिले तो खरीदारी करें 380 85 के टारगेट्स के। ओके मैम, सूरज जी का एक सवाल आया है अदानी पोर्ट को लेकर, वो पूछ रहे हैं कि 1 महीने का नजरिया, वो पैसा निकाल लें या बने रहे अदानी पोर्ट में, और कंसीडरिंग जो सिचुएशन है कि पोर्ट एरियाज या गुजरात एरियाज या वेस्टर्न एरियाज थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे भी, सो करा क्या जाए यहाँ पे? जी बिल्कुल देखिए, अगर अदानी पोर्ट्स की अगर करते हैं तो मेरे हिसाब से निकलिए नहीं अभी। थोड़ा सा हो सकता है आपका पेशेंस टेस्ट करे, थोड़ा नीचे भी आ जाए, बट ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम अगर इसमें थोड़ा भी मध्यम अवधि का नजरिया है 3 से 6 महीने का, तो मुझे लगता है ये काउंटर वापस ठीक हो जाएगा। तो तुरंत निकलने जैसा कुछ इसमें दिक्कत लगती नहीं, इसलिए होल्ड ही कर लीजिए, बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस 1225 का रखेंगे, और टारगेट इसमें 1375 तक के जाएंगे। तो आपको राय दी गई है, लेकिन न्यूज फ्लोज, टर्बुलेंस, बाकी चीजों में अपने लेवल्स का जरूर ध्यान रखिएगा, जिस तरह की सिचुएशन यहाँ बन रही है। एक ताबिश महमूद साहब का सवाल आया, इनके पास शक्ति पंप है 311 रुपए के दाम पे, और टाटा पावर है इनके 94 रुपए के दाम पर। ये दोनों इनकी बहुत पुरानी खरीदारी है मैम, नजरिया इनका 5 साल का, और दोनों में बहुत अच्छा दाम है, दोनों में अच्छा गेन है, अभी क्या करें ये?
देखिए शक्ति पंप की बात करें तो ये काउंटर ने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी तक नहीं तोड़ा है। वहीं से सपोर्ट पर पकड़ के ये थोड़ा तेज भी हुआ है, जो दर्शाता है कि थोड़ी स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। तो जब तक ये अपना 820 825 का लेवल नहीं तोड़ता है, सब सॉलिड लेवल है 820 का। जब तक ये 820 का स्तर तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करना या टिकना चालू नहीं करता, तब तक इसमें हुक बाकी है। तो होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें चाहे तो पोजीशन पे रखा जा सकता है, तकरीबन यहाँ पे 790 का। और टारगेट इसमें अभी इनिशियली जो रहेंगे वो रहेंगे 700 915 और उसके बाद 940 के। और मैम दूसरा नाम जो इनका था वो था टाटा पावर। 2 डिजिट में इन्होंने खरीदारी करके रखी है, उसकी करें क्या उसमें? टाटा पावर में जी बिल्कुल खरीदारी जो करी हुई है वो होल्ड करने की सलाह है। उस खरीदारी में बने रहें। थोड़ा वीक हुआ है, अभी सारे ही काउंटर्स वीक हैं, आज उसकी तरफ से ये भी वीक हुआ है, बट ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम या कुछ अवधि के लिए ये अच्छा काउंटर है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। 366 के आसपास चल रहा है, 330 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है। टारगेट इसमें तकरीबन रखा जाएगा पोजीशन के ऊपर 390 से 400। तो 390 403 के टारगेट्स के लिए आप बने रहे, लेकिन थोड़ी बहुत वीकनेस है मार्केट में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। अब हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए, सर्वेश जी मौजूद हैं। सर्वेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर्वेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। संपर्क टूट गया है, लेकिन बजाज हाउसिंग को लेकर इनका एक सवाल हमारे पास आया है। 400 शेयर है और 134 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है। आशा में बहुत ज्यादा होप इन स्टॉक्स को लेकर है, कई क्योंकि सवाल आते रहते हैं हर रोज, हर दूसरे तीसरे दिन। सो करना क्या चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर? 400 शेयर है 134 रुपए के दाम पर, अभी क्या करें? देखिए होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। मेरे को लगता है कि जिस तरह के नतीजे आए थे, बहुत ज्यादा खराब तो नहीं लग रहा ये काउंटर। सिर्फ अभी बने रहने की सलाह है 106 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट इसमें रखा जा सकता है 132। तो आपके लिए 106 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए और आप बने रहिए। नंबर इतने कोई खराब नहीं थे इस कंपनी के। साई प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, उनका एक सवाल आया है, वो डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। क्या इन जोन में खरीदारी करनी चाहिए डॉक्टर रेड्डीज में? डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी के मौके जरूर तलाशने चाहिए, पर 1160 के ऊपर। तो 1160 के ऊपर जाता है, क्लोज करता है, आधे घंटे तक टिकता है, तो फिर खरीदारी के मौके ढूंढिए। और उसमें स्टॉप लॉस जो तकरीबन लगेगा पोजीशन पे, वो रहेगा 1090 का। और टारगेट इसमें जो रहेगा वो मेरे हिसाब से आराम से 1210 से लेके यहाँ पे हम 1250 के टारगेट्स रखें। तो आप बने रह सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं स्टॉक को, इफ इन केस आप होल्ड करना चाहें तो। लेकिन यहाँ पर एक अच्छे अपसाइड खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, बट ये स्लो मूवर रहेगा क्योंकि फार्मा वैसे धीरे है और अदरवाइज भी ये थोड़ा स्लो चलता है। इसके अलावा एक सवाल आया है मैम आशा जी का। इनके पास लोधा और ओबरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी, इन तीन को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। इन तीन में से कोई बढ़िया नाम आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे लॉन्ग साइड पे जाया जा सकता है? देखिए यहाँ पे अगर मैं मैक्रोटेक की बात करूं या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज या ओबरॉय की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो तीनों के ही चार्ट मोस्टली वीक बने हुए हैं। तो अभी तीनों में ही खरीदारी के लिए थोड़ा और गिरावट का वेट करें, फिर खरीद सकते हैं। बट जो इसमें मेरी चॉइस रहेगी, वो सबसे ज्यादा जो मुझे यहाँ पे पसंद आता है अभी तो गोदरेज प्रॉपर्टीज है। और उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज के बाद फिर इसमें ओबरॉय रियलिटी और मैक्रोटेक, इस तरह से ध्यान रखा जा सकता तो ओबरॉय रियल्टी और मैक्रोटेक इस ऑर्डर में आप ध्यान रखिएगा, इनको एक साथ यहाँ पर ऐड मत करिएगा। इनफैक्ट विनोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद भी हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। विनोद जी आप सुन पा रहे हैं क्या? जी जी सर। विनोद जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ विनोद जी, आपका सवाल क्या आ था? रही है आपकी आवाज। सर मेरे पास गोदरेज प्रॉपर्टी है 2973 रुपए के हिसाब से 50 शेयर लिए थे मैंने। अभी एट प्रेजेंटली बड़ा लॉस है इसमें, मुझे क्या करना चाहिए उसमें? तो विनोद जी क्या नजरिया आप ऐसे लेकर चल रहे हो स्टॉक के अंदर? अदरवाइज सर लॉन्ग टर्म में मिनिमम 1 ईयर तो है मेरा नजरिया।
तो आशा मैम, क्या 2975 की खरीदारी थोड़ी ऊपर के जोन में है, तो क्या इनका जो दाम है वो एक साल में लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज की यहाँ पे अगर हम बात करें तो साल भर में मेरे हिसाब से 1900 से 2500 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। मतलब साल भर तो नहीं, लेकिन आने वाले 1 या 2 महीने में तो इसी रेंज में घूमेगा। तो ये जो टारगेट 2900 के चाह रहे हैं, उसके लिए एक बार 2500 का स्तर पार होना जरूरी है। 2500 का स्तर पार हुआ तो फिर 3000 के लेवल, जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर के हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बार बार 1900 के स्तर पे ले रहा है। थोड़ा बड़ा लेवल है, लेकिन 1900 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए और अपनी पोजीशन में कंटिन्यू रखें। 2500 के ऊपर इसमें तेजी बनी। तो अभी तो सर आप बने रहो, लेकिन 2500 के ऊपर नहीं निकलता तो ज्यादा बड़ी तेजी आएगी। अभी तो एक दायरे के अंदर ही रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। एक सवाल आया मैम, अदानी पावर पर 540 रुपए के दाम पर खरीदारी है और काफी घाटा भी हो रहा है। उनका सवाल है कि ये भाव कब तक आएगा? अदानी समूह रिसेंटली थोड़ा बज में तो आया था, थोड़ा मूव भी आया था, लेकिन अब क्योंकि सारा ग्रुप का जो मेजर एक्सपोजर है वो बॉर्डर एरियाज में ही है, सो क्या सिचुएशन? जी, अदानी पावर में भी अभी तो मूव जो है वो डाउन साइड का बना हुआ है। वीकनेस और आ सकती है, जो इसको 510 508 के आसपास ही चल रहा है। और वीकनेस अगर रही तो इसमें 490 के लेवल से देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो काउंटर है आज तो वीक बना हुआ है, अभी इसमें खरीदारी ना तो अभी के लिए थोड़ी वीकनेस दिखाई पड़ रही है। बने तो रहिए आप, लेकिन स्टॉप लॉसेस को जरा ध्यान रखिएगा और नई खरीदारी एटलीस्ट अभी आप ना करें, वर्ल्ड साइड पे रहिएगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, राकेश तायल साहब के पास है 700 रुपए के दाम पर। इसमें क्या करना चाहिए? शो की शुरुआत तो मैम इसी से ही हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली टाटा मोटर पे सवाल ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप क्या राय रखते हो उस पर? देखिए, मेरे को टाटा मोटर्स पसंद ही आता है, जैसे कि हमने पहले भी बातचीत की। इनफैक्ट हमने ये कॉल के तौर पे भी दिया हुआ है काउंटर। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में जो ये तेजी आई है, इसे 715 पहला टारगेट और उसके बाद 750 तक तो आराम से ले जा सकती है। होल्ड करने की सलाह। तो आप बने रहें, वो ज्यादा आपको एक राय दी गई है स्टॉक के संदर्भ में, टाटा मोटर्स में। तो मैम, ये जो रीसेंट फॉल वाले स्टॉक थे, जैसे कि एशियन पेंट, जैसे कि ये टाटा मोटर्स, जैसे कि टाटा पावर, इनकी गिरावट थोड़ी थम गई या अभी सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग यहाँ शुरू हो सकती है? देखिए, टाटा मोटर्स के लिए तो मुश्किल लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आया है यहाँ पे गिरावट के बाद जो ऊंचाई का दौर आया है, ये आगे भी सस्टेनेबल ऑन चार्ट्स लग रहा है। एशियन पेंट्स की बात करें तो अभी इसमें इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा। मे भी कन्विक्शन आने के लिए थोड़ा समय और लगे, शायद से 2350 2370 के ऊपर फिर उसमें कन्विक्शन बनेगा। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स इन सब में सबसे बेस्ट प्लेस्ड है। तो टाटा मोटर सबसे बेस्ट केस सिनेरियो में है। मैम, आईसीआईसीआई बैंक शिवम गुप्ता साहब के पास पड़ा है, और मतलब सॉरी, वो लेना चाह रहे हैं और शेयर अपना ऑल टाइम हाई काट रहा है। सो कहाँ एंट्री करनी चाहिए इन्हें? देखिए, आज तो थोड़ा सा वीक हुआ है, थोड़ा और वीक होने दीजिए। 1390 93 चल रहा है। मेरे हिसाब से एक बार 1360 50 के जोन में खरीदारी करने के मौके तलाशने चाहिए। 1360 तक खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1350 का ही लगा लें, छोटा सा स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ। और टारगेट इसमें फिर 1420 का। ओके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगदीश शर्मा साहब मौजूद हैं दिल्ली से। शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरे पास सिप्ला के हैं 50 शेयर 1563 के रेट से। ओके। सर, क्या करें इसको? पैसे रख सकता हूँ 3-4 महीने के लिए। ओके, तो शर्मा साहब, अगर आपको राय दी जाए और फर्दर ऐड करने की, तो आप ऐड कर सकते हो? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो असम में सिप्ला के शेयर हैं, इनके पास 50 शेयर हैं, करीब करीब 1563 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, और किसी भी फॉल में ये फर्दर ऐड कर भी सकते हैं। ये सिचुएशन है, आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए, अभी तो थोड़ा वीक बना हुआ है, ऐड करना है तो फिर इसमें मेरे हिसाब से 1470 अभी चल रहा है। 1440 के जोन में ऐड करें। 1440 1435 के जोन अभी ना करें। 1440 पे ऐड करते हैं तो 1380 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। और टारगेट जो इसमें देखने को मिलेगा, वो आराम से हम मान के चल सकते हैं। 1570 तक के रहेंगे, 1530 से 1570। तो 1530 1570,
ये टारगेट यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आप बने रह सकते हो, फर्दर एवरेज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कंपनी वैसे ही फंडामेंटली बहुत अच्छी है, सो अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया भाव तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कंपनी अच्छी है फंडामेंटली। अंकित नेगी साहब पूछ रहे हैं कि एनएचपीसी और आईआरएफसी इन दोनों में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या? इनका 2 से 3 साल का नजरिया है। मैम रेलवेज वैसे भी काफी टूटा है, तो अभी एंट्री लायक लग रहा है या अभी अवॉइड करें? नहीं, एनएचपीसी और आरईसी की हम यहाँ पे बात करें तो अभी एनएचपीसी और बहुत आईआरएफसी ज्यादा मैम। जी, मैम एनएचपीसी और आईआरएफसी। आईआरएफ जी, आईआरएफसी की बात करें तो अभी जो मार्केट वीक हो रहा है, ये और ज्यादा अच्छे मौके देगा डाउन साइड में खरीदने के। तो दोनों काउंटर में आईआरएफसी ज्यादा ठीक लगता है, लेकिन अभी दोनों में खरीदारी करने की सलाह नहीं है। मेरे हिसाब से आईआरएफसी को 113 के जोन में खरीदारी करनी चाहिए, 108 की स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें रखना चाहिए 125। तो आईआरएफसी ज्यादा बेटर है, 125 के टारगेट यहाँ पर आप लेकर चल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा बेटर सिचुएशन में आपको आईआरएफसी दिखाई पड़ेगा। बरखा गुप्ता जी पूछ रही है कि पिरामल फार्मा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इन दोनों में क्या करना चाहिए? मैम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पहले भी आपसे कई बार बात हुई है और आपने कई बार स्टॉक को बेहतर साइड पे रखा भी है। वो आईपीओ पुराना नहीं है, लेकिन ये आउट परफॉर्मिंग आईपीओ है। सो कैसे लेकर चले इसको? देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी अभी थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। एक बार 293 90 के ऊपर निकल जाए फिर ये तेज हो जाएगा। 290 के ऊपर टिक गया तो 305 से लेके यहाँ पे जो नई लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 320 के मिलेंगे, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। और मैम पिरामल फार्मा? पिरामल फार्मा पिरामल फार्मा की बात करें तो ये काउंटर फार्मा क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा, मतलब जिस तरह के यहाँ पे चार्ट का मोमेंटम है, ये काउंटर इतना अच्छा मूव नहीं दिखा रहा है। पिरामल फार्मा में भी अभी रुक जाए, नीचे में खरीदारी के मौके देगा ये अराउंड द लेवल ऑफ 195, और उसमें फिर टारगेट आप आराम से रख सकते हैं 220 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 186 का। 186 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा और उस समय पर आप इस स्टॉक को देखिएगा। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर जो सिचुएशन वाइज ज्यादा बेहतर है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ज्यादा बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है। माधव मित्तल साहब के पास आईटीसी के शेयर है मैम 390 रुपए के दाम पर, और पीएनबी है 103 रुपए के दाम पर। ये और खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, तो क्या आईटीसी और पीएनबी खरीदारी लायक है? देखिए, आईटीसी 190 के दाम पे है तो बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। मैं तो एडवाइस करूंगी 1/4 ऑफ द पोजीशन में प्रॉफिट बुक भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉफिट बुक करिए, नई एडिशन अभी ना करें। नई एडिशन अगर आईटीसी में करनी है तो 430 के अबव अगर क्लोज दिया तो करनी है, नहीं तो रुक जाइए। 430 के ऊपर का क्लोज दिया तो टारगेट यहाँ पे 445 से 445 से लेके 500 तक के आ गए। तो उल्टा आप प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लीजिए आईटीसी में, वो ज्यादा सलाह रहेगी। आप नई खरीदारी पूछ रहे थे और मैम ने कहा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ज्यादा बेटर सिचुएशन है। मैम एक सवाल आया है नैटको फार्मा को लेकर, रचित गुप्ता साहब के पास है, 50 शेयर है 758 रुपए के दाम पे। क्या ये जो हाल का लो नेटको फार्मा ने हिट किया था अपने पुराने नंबर्स के बाद, वो इसका नियर टर्म बॉटम है या अभी और वीकनेस है इसमें? देखिए, अभी जब तक ये 830-32 के ऊपर नहीं जाता तब तक थोड़ी वीकनेस रहेगी। यहाँ से 35-40 पॉइंट ऊपर गया तो फिर इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ लगेगी। तो 830 के ऊपर ही इसमें खरीदारी का मौका ढूंढे, नहीं तो छोड़ दें। और टारगेट इसमें 900 के रखेंगे। स्टॉप लॉस इसमें 770-75 का रहेगा। तो 770-75 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 830 जब तक निकल नहीं जाता तब तक थोड़ी वीकनेस रहेगी, लेकिन अभी के लिए क्लोजर स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया, उसको आप जरूर फॉलो करके चलिएगा। इसके अलावा आशा मैम एक नई एंट्री किसी निफ्टी के स्टॉक में करने की इच्छा लकी साहब की है। आप कोई स्टॉक आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या निफ्टी का जो लॉन्ग साइड पे जाने के लिए बेटर हो? देखिए, निफ्टी के स्टॉक में वैसे तो मैं अभी तो ज्यादा पॉजिटिव इस मोमेंट पे तो डिफेंस स्पेस में ही ज्यादा हूँ, तो वहां पे एक नजर बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से डिफेंस स्पेस के जो निफ्टी के स्टॉक्स है वहां पे एक मौके ढूंढने चाहिए खरीदारी के। बाकी तो अभी कोई भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है क्योंकि मार्केट ओवरऑल वीक है। तो डिफेंस में मैम अगर कहीं लॉन्ग साइड पे जाना हो तो क्या पिक करें? जी, सुमित जी, आप अगर वापस से दोहराएंगे, आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ अगर डिफेंस में किसी को लॉन्ग जाना हो
तो क्या वो पीएसयू डिफेंस कंपनियों के साथ जाए, प्राइवेट में जाए, किस साइड पे जाए? देखिए, डिफेंस में मेरे हिसाब से पीएसयू कंपनीज भी अच्छी हैं, और निफ्टी की कंपनीज में मैं एलएनटी को भी काउंट कर रही हूँ। तो एलएनटी पे भी आप एक नजर बना सकते हैं, वहां पे भी खरीदारी कर सकते हैं, ऑल्दो डिफेंस में नहीं है, लेकिन सम वॉट रिलेटेड टू वही काउंटर आता है। तो एलएनटी पे मेरे हिसाब से डिफेंस में एक नजर बनानी चाहिए। बाकी तो निफ्टी, उसमें इतना कुछ खास कोई भी अच्छा नहीं लगता, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा ठीक लगता है, तो वहां पे एक नजर बनानी चाहिए। ओके, तो वॉर की स्थिति में आपके लिए डिफेंस स्पेस में अगर आप कुछ पिक करना चाह रहे हैं तो आस्था मैम आपको वो शेयर बता रही हूँ। हरिहर हमारे साथ मौजूद है भुवनेश्वर से बातचीत करने के लिए। हरिहर जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय जगन्नाथ सुमित सर। नमस्कार हरिहर जी। आस्था मैम को भी मेरा प्रणाम। आस्था मैम आपको सुन पा रही है सर, पूछिए अपना सवाल। जी ओके सर, मेरे पास गेल का है ओके 187 के प्राइस में 312 शेयर, ठीक है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है 131.87 के प्राइस में 450 शेयर हैं सर। ठीक है, तो इन दोनों तो में क्या क्या करूं सर? हरिहर जी कितना समय दे सकते हो आप दोनों को? सर गेल को मैंने ट्रेडिंग के बेसिस से लिया था, बाकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को टाइम दे सकता हूँ। ठीक है। आस्था मैम, गेल तो इन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, 312 शेयर है 187 रुपए के दाम पर। और दूसरा बजाज हाउसिंग 130 प्लस में उनकी भी खरीदारी है, वहां क्या करें? सबसे पहले गेल की बात करते हैं, होल्ड कर लेंगे गेल में। इनकी जो पोजीशन है वो 312 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, बट मेरे हिसाब से क्वांटिटी क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, तो होल्ड भी करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस रहेगा 160 का, और इसमें जो टारगेट ऊपर में बनेंगे वो तकरीबन यहाँ पे आराम से बन सकते हैं 220 से 230 के। तो गेल के केस में आपको एक लेवल बताया गया, और मैं बजाज हाउसिंग को लेकर कोई स्टांस चेंज करोगे आप अपना? 130 प्लस में इनकी खरीदारी है। जी, मैंने जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट लगता है, तो लॉन्ग टर्म में बजाज हाउसिंग ठीक लगता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा रिजल्ट्स के चलते एक प्रेशर में रहे, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये ठीक हो जाएगा, इसलिए बने रहिए इस काउंटर पे भी। टारगेट 130 का आता है। स्टॉप लॉस इसमें जो लगाना रहेगा पोजीशन पे वो 110 का रहेगा। 110 का स्टॉप लगा के आप बजाज हाउसिंग को होल्ड कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेकिन गेल के केस में आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया है, आप उसको ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा एक नरेश शर्मा साहब का सवाल आया है, ये वारी एनर्जी और केआरएन हीट में एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या एंट्री करनी चाहिए मैम? वारी एनर्जीज और दूसरा कौन सा काउंटर बोला है सुमित जी? केआरएन हीट, पहला वारी एनर्जी, दूसरा केआरएन हीट, हीट एक्सचेंज, केआरएन हीट एक्सचेंज। केआरएन हीट एक्सचेंज। देखिए, वारी एनर्जीज की बात करें, ये काउंटर चार्ट पे इतना गिरा नहीं है जिस तरह की न्यूज थी। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है 2340 से 3100 थोड़ी सी रेंज बड़ी हो रही है, बट 2340 से 3110 के बीच में ये दायरेमंद कारोबार करता हुआ ही नजर आएगा। तो वो बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव अभी लग नहीं रहा कि तुरंत इसमें खरीदारी करें। नीचे मिलता है तो मौके ढूंढिए, जो कि 2500 से 2460 के स्तर रहे। दूसरा केआरएन हीट एक्सचेंजर्स की यहाँ पे बात की। केआरएन हीट एक्सचेंजर्स में मेरे हिसाब से जिस तरह का ये आईपीओ आया था और उसके बाद हमने जो मोमेंटम देखा है प्राइस में, वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, पर केआरएन हीट एक्सचेंजर्स भी ठीक लगते हैं। अभी 755 चल रहा है, मेरे हिसाब से 850 तक बिल्कुल ये टारगेट्स दिखाते हुए नजर आएंगे। तो केआरएन हीट और वारी दोनों को लेकर राय आपने आस्था मैम की तरफ से सुन ली है। इसके अलावा मैम भरत साहब के पास है अमर राजा बैटरी के 125 शेयर 1504 रुपए के दाम पर है, और भरत ये अमर राजा में 960 एक क्रूशियल सपोर्ट था जो लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, अब उसके भी नीचे पहुंच गया, सो करें क्या? जी, अमर राजा बैटरीज की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये अभी भी चला नहीं है इतना। रेसिस्टेंस बार बार 1010 के स्तर पे फेस कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड का कैंडिडेट है, नहीं बाइंग का कैंडिडेट नहीं है। 1010 के ऊपर जाता है तब देखेंगे। होल्ड कर ले इसको, स्टॉप लॉस 905 का रहेगा।
तो आपको एक 905 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस है वो आपको यही दिखाई पड़ रहा है। मैम ये जो अमर राजा है क्या ये कहीं स्टेबल होता हुआ दिख रहा है क्या, क्योंकि रोज रोज टूट रहा है? जी बिल्कुल। अभी इसमें जो लेवल मैंने दिया है 1010, वो लेवल पे बड़ा रेसिस्टेंस इसको है, बड़ी रुकावट है। वो वहीं से बार बार नीचे जाता है। 1010 टूटना और टिकना जरूरी। तो 1010 के ऊपर रुकना और टिकना जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी वो कंपनी है जो कि टैंक्स को बैटरी प्रोवाइड कराती है। सो आर्मी के लिए भी ये कंपनी कामकाज करती है और डिफेंस में भी कंपनी की सप्लाईज है। सो उस पार्ट को एक फैक्ट के तौर पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैम ट्रेंड पे ऊपर एक सवाल आया है प्रेरणा वर्मा जी का। इनके पास 5586 रुपए के दाम पे खरीदारी है और अभी काफी नीचे आ रहा है। सो क्या किया जाए इसमें? देखिए ट्रेंड में होल्ड कर लिया जाए, क्योंकि देर सवेर ये जो थीम है ये पूरी की पूरी तेज रहेगी, तो इसका फायदा ट्रेंड को होगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी 4829 के स्टॉप लॉस के साथ। 4829 का स्टॉप लॉस रखिए। वैसे तो अभी खरीदारी 400 रुपए नीचे है, लेकिन कहीं अगर 4829 टूटता है तो वीकनेस और प्रिवेल कर सकती है। सो उस पार्ट को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ वेदांता और हिंडाल्को पे रोशन साहू साहब का एक सवाल आया है। मैम वेदांता पे तो अभी आप थोड़ी पहले बात कर ही रहे थे, हिंडाल्को को लेकर क्या राय है यहाँ पे? जी बिल्कुल। हिंडाल्को की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर भी अभी नीचे से थोड़ी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। होल्ड करने की सलाह भी इस काउंटर पे रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 605 के स्तर पे आता है, और टारगेट इसमें 650 का रहेगा। 605 और 650 ये हिंडाल्को के लिए टारगेट लेकर चल सकते हैं। मैम मेटल को लेके अदरवाइज आपका स्टांस क्या है, क्योंकि मेटल आप ट्रैक करते हो बहुत स्ट्रांगली कमोडिटी सालों से। सो अभी क्या करना चाहिए? मेटल को लेकर बहुत समय से टूट भी रहे हैं, दायरे में भी है, कोई शेयर चल भी नहीं रहा और प्लस एक के बाद एक हेडविंड छा भी रहे हैं। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मेटल को अदरवाइज? देखिए बिल्कुल मेटल में अभी इतनी तेजी नहीं बन रही है, फिर भी मेरे हिसाब से टाटा स्टील पे एक नजर बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 137 का, और टारगेट इसमें रहेगा 152 से लेके 160। तो टाटा स्टील के ऊपर आप नजर रखिएगा। बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो सबसे बेटर या प्रिफर्ड पिक एटलीस्ट मेटल में दिखाई पड़ रही है वो टाटा स्टील है। इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं।